हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिन टिप्स की हेल्प से आप इस एनसीईआरटी बुक से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेंट होती है कि सर ये बुक जो है ये रीडेबल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से लगती है इसकी थ्योरी। तो मैं आपके साथ लाइव यहाँ पे शेयर करूंगा और लाइव आपके साथ बताऊंगा आपको कि कैसे किन किन पॉइंट्स का आप ध्यान रख सकते हैं और उन पॉइंट्स की हेल्प से, उन पॉइंट्स को फॉलो करके आप जो है मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। और आपको इतना मजा आएगा इसमें जो कंटेंट है एनसीईआरटी की बुक में। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं। तो इसकी थ्योरी में इतने ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन उनका प्लेसमेंट ऐसा है कि आप शायद आपने नहीं देखा हो उनको, या आपको वहां तक पढ़ने में ही आपको बोरियत फील होने लगी हो, आपने छोड़ दिया हो। तो उन सारे पॉइंट्स को, सारी टिप्स को मैं शेयर करूंगा। आइए मेरे साथ। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें सेशन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या फ्यूचर में आप देखना चाहते हैं। और साथ में इस एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, इसके सॉल्यूशन, इसका जो डिस्कशन है वो भी इस चैनल पर जल्दी आने वाला है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लेना। तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं वो सारे टिप्स। तो सबसे नंबर 1 जो टिप है आपके पास वो ये है कि आपको यदि किसी वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आप शांति से जाके डिक्शनरी में उसका मतलब देखिए। जैसे मान लीजिए आप साइंस में चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का पहला जो वर्ड है बेटा, यहाँ पहली लाइन में वर्ड लिखा हुआ है कन्वीनियंट। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कन्वीनियंट, और यदि आपको कन्वीनियंट का मतलब नहीं पता है तो आप जाकर डिक्शनरी में इसका मतलब देखिए कि कन्वीनियंट का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहला, सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि आपको जो वर्ड्स लिखे हैं उन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 क्या है आपके पास, कि आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि डिक्शनरी आप जरूर खरीद के लाएं, उसका हार्ड कॉपी खरीद के लाएं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपके पास इंटरनेट है तो गूगल पे सर्च कीजिए, और आपके पास कोई डिक्शनरी है, इंटरनेट नहीं है तो आप जो है उस डिक्शनरी में देखिए। बस ये है कि जो सबसे चीपेस्ट, जो सबसे कन्वीनियंट जो आपके पास सोर्स है इस वर्ड का मतलब पता लगाने को, उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला टिप हो गया हमारे पास ये। दूसरे नंबर का जो टिप है वो फर्स्ट टाइमर जो बच्चे हैं, जो लगभग पहली दूसरी बार ही एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, पहली बार इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डू नॉट स्किम। डू नॉट स्किम यानी कि कभी कभी देखा होता है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, कि जो मेन हेडिंग्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो बुक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ जाए। तो ऐसा नहीं है, ये मिथ है। स्किम करने से, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं बुक को, ध्यान दीजिएगा, आप रिवाइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी रिवाइज के बारे में बताऊंगा कैसे रिवाइज करना है, लेकिन यदि आप पहली बार इस बुक को पढ़ रहे हैं तो आपको स्किम नहीं करना चाहिए। आपको इसका हर एक वर्ड जो है आपको इसे पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी टिप हो गई कि आपको स्किम नहीं करना है यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, है ना। उसके बाद जो तीसरी टिप हमें मिलती है, वो तीसरी टिप ये है कि इस बुक को जब डिजाइन किया जाता है तो इस बुक के जो टॉपिक्स होते हैं उनको सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है। जैसे आपको इस बुक में बताता हूं, ये जो बुक है इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखिए चैप्टर नंबर 12 है, और चैप्टर नंबर 12 को डिवाइड किया गया है सेक्शंस में 12.1, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में बताया है। 12.1 के बाद देखिए, 12.1 के बाद है 12.2, 12.1 के बाद है 12.2, और 12.2 के बाद है 12.3, ऐसे ही 12.4, 12.5, 12.6, 12.7। तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं। तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको कोशिश करनी है कि सेक्शन वाइज जो है हमें इसकी स्टडी करनी है, सेक्शन वाइज इसकी स्टडी करनी है। जब तक आप 12.1 को फिनिश नहीं कर देते, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप इसको यदि फिनिश नहीं कर पाते हैं, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप सबसे पहली बार इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी जो इसका पार्ट है, सेक्शंस के भी जो सब सेक्शंस हैं, उनको नहीं छोड़ना है। आपको एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं, आपको फॉर्मूला भी देखना है, आपको जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने हैं, और जो आपको मोर टू नो वाला सेक्शन है, मोर टू नो, वो वाला सेक्शन भी आपको पढ़ना है।
यदि आप ये पूरा नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको या तो वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं या आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो भाई कोई भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता। तो समझ गए आप। तो आपको सेक्शन वाइज यहाँ पे पढ़ाई करनी है। आपने 12.1 पढ़ा, उसके बाद 12.2 पढ़ा। क्योंकि देखिए सेक्शन वाइज में पढ़ने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 12.1 का जो कंटेंट है ना, 12.1 का जो कंटेंट है वो 12.1 का कंटेंट 12.2 में आपको समझने में हेल्प करेगा। यदि आप 12.2 डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको 12.1 का नॉलेज जरूरी होगा। ऐसे ही जब आप 12.8 पढ़ रहे होगे, 12.7 पढ़ रहे होगे, तो इसमें कुछ रेफरेंस हो सकता है क्या होगा ही, जो पुराने सेक्शंस हैं, जो प्रीवियस जो थ्योरी आपने पढ़ा है उससे लिया गया हो। तो जब तक आप 12.1 से 12.6 तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको 12.7 समझ में पूरी तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ में आ भी गया आपको 12.7 तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन यदि मिक्स आ जाता है 12.5 और 12.7 का तो आप जो है कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो ये याद रखना है कि आपको सारे सेक्शंस पढ़ने हैं। तो चौथा जो आपके पास टिप है वो ये है कि आप अपने जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप हाईलाइट कीजिए। डाउट्स को आप क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए, या हाईलाइट नहीं तो आप पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हाईलाइटर खरीदना, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप और कोई भी उपाय कर सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि आपके डाउट्स से हैं। आप चाहे तो इसे एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि मेरे डाउट्स क्या हैं। अब डाउट्स आ गए तो अब डाउट्स का क्या करें। सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे बेस्ट जो तरीका ये है कि आप अपने जो डाउट अपने टीचर से जाके पूछिए। जिन टीचर ने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, उन टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, उन टीचर से आपको ये डाउट डिस्कस करना चाहिए। और डाउट पूछने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, जो बच्चों का एटीट्यूड है, जो आपका एटीट्यूड है, हो सकता है कि वो उतना सूटेबल ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या अप्रोच रखनी है डाउट्स पूछने टाइम, क्योंकि आप सही तरीके से डाउट पूछोगे तो आपको समझने में भी टाइम कम लगेगा, बताने वाले को भी टाइम कम लगेगा, और दोनों ही खुश रहने वाले हैं। तो जब भी आपको कोई डाउट आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप ये पढ़ते जा रहे हैं, बढ़िया पढ़ते जा रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है, बढ़िया पढ़ते जा रहे हैं, और आपको एक डाउट आता है। यहाँ पे डाउट ये है कि यहाँ लिखा है लाइन, alloy is generally higher, resistivity of an alloy is generally higher than its constituent metals. Alloy do not oxidize readily on higher temperatures. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electrical iron and toasters. अब ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो आपको क्या करना है, आपको पूछना है अपने टीचर के पास, और वहां पूछना है कि सर एलॉय क्या होता है, एलॉय होता क्या है, और इस ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड लिखा है सर ऑक्सीडाइज, इसका मतलब क्या होता है। और या ऐसे पूछ सकते हैं कि सर एलॉय जो होते हैं उनको इन इलेक्ट्रिकल आयरन और टोस्टर्स में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मटेरियल को टोस्टर्स में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में पूछा गया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया। सो यहाँ पे टिप क्या है डाउट की, कि आपको जो है स्पेसिफिक होना है। बी स्पेसिफिक। आप डाउट्स पूछ रहे हैं तो डाउट्स आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। आप कभी भी टीचर के पास जाके ऐसे मत बोलना कि सर मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आया, मुझे चैप्टर समझ में नहीं आया। यदि आप ऐसा बोलते हैं कि मुझे चैप्टर समझ नहीं आया, या आप ये कहते हैं कि मुझे ये फैक्टर्स नहीं समझ में आए, फैक्टर्स क्या हैं, तो इसका मतलब इट्स जस्ट शेयर डिसरिस्पेक्ट ऑफ द टीचर, बिकॉज जब टीचर पढ़ा रहे थे इसका मतलब आपका ध्यान नहीं था। तो ये बहुत ज़्यादा खराब लगता है, बहुत ज़्यादा ऑड लगता है, बिकॉज टीचर ने जब आपको ये पढ़ाया था तो बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे उसको पढ़ाने में। तो आपको ये रिस्पेक्ट करना चाहिए टीचर्स का इस मामले में, कि जब आपको वो पढ़ा रहे हैं तो आपको उनका अपना जो है अनडिवाइडेड अटेंशन उनको देना चाहिए, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप तुरंत जो है पूछना चाहिए अपने टीचर से, या टीचर जब भी बताएंगे क्लास के बाद जो है तब आपको पूछना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमें समझ में आया कि यार जो डाउट्स हैं हमारे स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक डाउट नहीं होंगे तो हमें उनका सॉल्यूशंस भी ढंग से नहीं मिलने वाला है, आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई टीचर आपको 5 मिनट में ये पूरा फिर से समझाता है तो आपको इतने कम समय में वो अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। सो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपके डाउट्स क्या हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी आपको डाउट्स पूछने जाना हो, डाउट पूछने के बाद
आपको घर आके या उसी टाइम जो है आपको सॉल्यूशन लिखना चाहिए, यानी कि जो आपके डाउट्स थे उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। जिससे कई बार होता क्या है कि आप डाउट पूछ लेते हैं, आपके टीचर ने आपको बता दिया और उसके 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 महीने के बाद वो डाउट ही रह जाता है, बिकॉज आपने कभी उस पर एक्चुअल में काम किया ही नहीं। तो यदि आप अपने डाउट्स पर काम नहीं करेंगे, आप अपने डाउट्स के सॉल्यूशंस को लिखेंगे नहीं, तो आप कुछ टाइम के बाद उनको भूल जाने वाले हैं। जैसे 27 का जो टेबल है, ना आपको 5th क्लास में याद था, ना 8th क्लास में याद था, और ना अब आपको याद है, बिकॉज आपने कभी उस पर काम किया ही नहीं है ना। आपको जो डेसिमल, मान लीजिए आपसे कोई पूछा जाए कि 125.61 का जो स्क्वायर रूट है निकाल के दिखाइए, तो आप हो सकता है निकाल भी दें, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं शायद नहीं निकाल पाएंगे इसको, क्योंकि उन्होंने कभी इस पर ध्यान दिया ही नहीं। तो जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं देंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो ये हमारी 4th टिप थी। इसके बाद हमारी लास्ट टिप ये है कि आप कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 19, आपने यहां पे फिनिश किया है, 12.2 आपने फिनिश कर दिया, 12.2 आपने फिनिश कर दिया है। तो 12.2 फिनिश करने के बाद आपको यहां पे जिस्ट उसका लिखना चाहिए, या कहूं मैं कंक्लूजन आपको लिखना चाहिए कि 12.2 से आपको क्या सीखने को मिला। अब जरूरी नहीं है कि आप पेन कॉपी लेके ये बात लिखें, आप जो है इसको हाईलाइट करके भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि मैं बात करता हूं 12.2 की बात करता हूं, तो 12.2 में मैंने सीखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच में, मुझे समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट, मैं यहां पे सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी सीखे हैं। सो 12.2 को पूरा पढ़ने के बाद जितने भी एग्जाम्पल्स, जो इलस्ट्रेशंस लिए हैं, जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमें दिए थे इन टेक्स्ट में, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, पूरा समझ में आ चुका है। अब ये कंक्लूजन आपको लिखना है। कंक्लूजन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये बात जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आता है, लेकिन आप कोई भी शॉर्ट नोट्स या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं आप पहले पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपका विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई, ये सारी टिप्स मैंने शेयर की हैं जिन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, उनको ऐसे पढ़ना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ढेर सारा जो कंटेंट है एनसीईआरटी से रिलेटेड, क्लास 10th, 11th, 12th, 9th, इन सब से रिलेटेड जो कंटेंट है ढेर सारा जो है इस चैनल पर आने वाला है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो है टर्न ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज हेमंत। बाय बाय, टेक केयर।